बहुत समय पहले की बात है। एक देश था मूर्खपुर। वहाँ का राजा मूर्ख था। वहाँ का मंत्री, सेनापति, सिपाही, यहाँ तक कि प्रजा भी मूर्ख थी। एक दिन किसी चील के पंजे से छूटकर एक मछली राजा के महल में आ गिरी। दुर्भाग्य से महल में कोई नहीं जानता था कि मछली जैसा प्राणी भी संसार में होता है। बस सारा महल उस मछली के आसपास जमा हो गया। राजा बोले, मंत्री जी, पता करो यह किस लोक का प्राणी है, यहाँ कैसे आया और क्या चाहता है। महाराज, कैसे पता करूं? यह ना तो बोलता है ना हिलता है। मूर्ख, इतनी ऊंचाई से यदि तुम्हें फेंक दिया जाए तो क्या तुम आसानी से बोल सकोगे? इसके दिमाग में जरूर कुछ टूट-फूट हो गई है। तुरंत वैद्य जी को बुलाओ, हम इस प्राणी से बात करना चाहते हैं। लेकिन सरकार, वैद्य जी तो आपसे 2 महीने की छुट्टी लेकर यमराज को खोजने गए हैं। उन्हें कहाँ से खोजूं? ठीक है, उन्हें यमराज को लाने दो। हमें यमराज से भी अपना हिसाब चुकाना है। तुम ऐसा करो, पड़ोसी देश से किसी अच्छे वैद्य को पकड़कर ले आओ। जल्दी जाओ। जो आज्ञा महाराज। मंत्री तुरंत रुपयों से भरी थैलियां लेकर पड़ोसी राज्य में गया। वहाँ के सबसे बुद्धिमान वैद्य से मिला और उसे बोला, ये थैलियां लो और तुरंत मेरे साथ चलो मूर्खपुर। वहाँ राजा के महल में कोई दूसरे लोक का प्राणी आया है, बीमार है, देखकर दवा दे देना। वैद्य बोले, कहाँ जाना है? मूर्खपुर? ना बाबा ना, हम बुद्धिमानों का वहाँ भला क्या काम। मंत्री सोचने लगा, लालची लगता है, बहाने बना रहा है, एक थैली और अधिक देनी पड़ेगी। मंत्री बोला, नहीं नहीं वैद्यराज, अगर आप नहीं जाओगे तो वह मर जाएगा। यह लो, एक थैली और ले लो। अगर वह अच्छा हो गया तो और मिलेंगी। सच? वैद्य सोचने लगे, आती लक्ष्मी को ठोकर नहीं मारनी चाहिए। मूर्ख तो हैं ही, इनको मूर्ख बनाना और आसान होगा। और तीनों थैलियां समेटकर वैद्यराज जी मंत्री के साथ मूर्खपुर जाने के लिए तैयार हो गए और अपनी पत्नी से बोले, मैं जल्द ही आ जाऊंगा, ये थैलियां संभाल कर रख लो। जी स्वामी। मूर्खपुर पहुंचकर मंत्री वैद्यराज जी को लेकर सीधा राजा के महल में पहुंचा। आइए वैद्य जी, आइए। महाराज, मरीज कहाँ है? क्या हो गया उसे? उत्तर में राजा ने कमरे में बिछे कीमती बिस्तर की ओर संकेत कर दिया। मरीज वहाँ है, ना हिलता है ना डुलता है। उसे ऐसी दवा दीजिए कि फौरन उठ बैठे। महाराज उससे बातें करना चाहते हैं। वैद्य जी बिस्तर के पास गए, कीमती शाल उठाया तो सिट पिटा गए। बिस्तर पर मरी हुई मछली पड़ी थी। बाप रे, यह तो मरी हुई मछली है। बुरा फंसा, सारे मूर्ख हैं। सच बात कह दूंगा तो फांसी पर चढ़ा देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। कुछ सोचकर वैद्य जी ने ठीक किसी रोगी की तरह उस मछली को देखना शुरू किया। महाराज बोले, कैसी तबीयत है हमारे मेहमान की? ठीक नहीं है महाराज, इसे तुरंत हवा चढ़ानी पड़ेगी, किसी ऊंचे पेड़ पर बिठाना पड़ेगा। सुनते ही मूर्खपुर का राजा फूलकर कुप्पा हो गया। सुनते हो मंत्री जी, हमारा मेहमान ठीक हो जाएगा। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुरंत वैद्य जी को पेड़ पर टांगो, नीचे खुद चौकसी करो। जब तक मेहमान में पूरी हवा ना भरी जाए, वैद्य जी को पेड़ से उतरने मत देना। ऐसा ही होगा महाराज। फिर फंसा, लगता है इस बार शनि जान लेकर ही रहेगा। कहाँ आ फंसा मूर्खों के बीच। मछली को हाथ में पकड़ वैद्य जी चले। उनके पीछे पीछे नंगी तलवार नचाता मंत्री चला। दोनों बाग में पहुँचे। मंत्री बोले, लो, यहाँ पेड़ ही पेड़ हैं, बोलो किस पेड़ पर हवा अच्छी भरी जाएगी। वैद्य सोचने लगे, किस पेड़ पर बताऊं? बचने का रास्ता कहीं नहीं है। हाँ, वह जो सामने वाला पेड़ है
उस पर चढ़कर उस पार कूदा जा सकता है। मंत्री जी, वह पेड़ ठीक रहेगा। बस मछली को जेब में रखकर वैद्य जी सामने वाले पेड़ पर जा चढ़े। मंत्री नंगी तलवार लिए पेड़ के नीचे पहरा देने लगा। जब हवा भर जाए तो आवाज दे देना। वैद्य जी पेड़ पर चढ़कर एक मोटी शाखा पर बैठ गए और मौका देखते ही उस पार कूद गए। जब तक मंत्री की निगाह उन तक पहुंचती, उससे पहले ही वे उस पार कूदकर एक झोंपड़ी पर जा गिरे। जैसे ही भारी भरकम वैद्य जी झोंपड़ी पर गिरे, झोंपड़ी का छप्पर टूट गया और वैद्य जी अंदर जा गिरे। चूल्हे पर सालन रखा था। एक मूर्ख रोटियों का आटा गूंद रहा था। वैद्य जी सालन पर गिरे। सालन बिखर गया और मूर्ख चिल्लाने लगा, चोर चोर। वैद्य बोले, चिल्लाओ मत, मुझे यमराज ने भेजा है तुम्हें लाने के लिए, मगर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तुम भूखे हो, ये लो मछली, तुम्हारा सालन बिखर गया है, इसको बनाकर पेट भरो। तब तक मैं बाहर इंतजार करता हूँ। और उस मूर्ख के हाथ में मछली पकड़ाकर वैद्य जी तुरंत बाहर निकल आए। मछली पाकर वह मूर्ख अंदर नहीं रुका। चाकू लेकर वैद्य जी के पीछे पीछे बाहर आ गया। उसे बाहर आता देख वैद्य जी परेशान हो उठे। कहाँ जा रहे हो यमराज जी के दूत? तुम मछली छीलकर सालन बनाओ, तब तक मैं एक और को ले आऊं। वैद्य जी चले गए तो मूर्ख मछली छीलने बैठ गया। गंध लेता एक कुत्ता भी वहां आ पहुंचा। अचानक मूर्ख के हाथ से मछली फिसलकर दूर जा गिरी और अचानक कुत्ता मछली पर झपटा। जब तक मूर्ख उठता, वह कुत्ता उस मछली को लेकर भाग गया। हाय मेरी मछली! कुत्ता मछली को ले भागता हुआ एक खेत की ओर लपका। खेत की रखवाली करते किसान ने उसे देखा तो बड़ा सा पत्थर उस कुत्ते को दे मारा। मर कमबख्त, खेत खराब करने आ रहा था, अब मजा चख। पत्थर सीधा कुत्ते की पीठ पर पड़ा। वह मछली को वहां छोड़कर उल्टे पैर भागा। कुत्ता भाग गया तो किसान लाठी उठाकर वहां आया जहां मछली पड़ी थी। पास ही एक मूर्ख व्यक्ति सिर पर घड़ा उठाए जा रहा था। किसान ने उस मछली को लाठी इतने जोर से मारी कि मछली के साथ एक पत्थर भी जोर से उड़ा और उस जा रहे व्यक्ति के घड़े पर जा गिरे। उसी क्षण उसका घड़ा फूट गया। वह मूर्ख व्यक्ति बोला, अरे कमबख्त, ये तूने क्या किया? यह शीरा जमींदार ने मंगाया था चाटने के लिए। अब उसे सारी बात बताऊंगा तो वह तेरी खाल खिंचवा देगा। क्षमा करना भाई, बड़ी भूल हो गई, जरा ठहरो। किसान तुरंत खेत पर गया। वहां एक मटके में उसने पीने का पानी रखा हुआ था। पानी फेंक वही मटका उठा लाया। इस शीरे को इसमें भर लो, मुझ पर रहम करो। ठीक है। और दोनों ने मिलकर जमीन पर बहता हुआ शीरा उस मटके में भर दिया। मछली शीरे में बुरी तरह सन गई थी। किसान ने उसे भी शीरा समझकर घड़े में डाल दिया। शीरे का मटका लेकर नौकर जमींदार की हवेली में पहुंचा तो जमींदार जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। आओ आओ, शीरा ले आए, लाओ इसे थाली में डाल दो। मगर नौकर ने जैसे ही शीरा थाली में डाला तो जमींदार बोला, इस शीरे में कंकड़ क्यों हैं? अरे शीरे में ये पूरी चट्टान कहाँ से आ गई? उफ, इसमें इतनी बदबू, इसे बाहर फेंक दो, ये सड़ गया है। नौकरों ने शीरे का मटका गांव के चौराहे पर ले जाकर फोड़ दिया। नौकरों के जाने के बाद अचानक एक चील की दृष्टि शीरे में लिपटी मछली पर पड़ी। वह उसे उठाकर आकाश में उड़ गई। उधर मूर्खपुर का राजा मूर्खराज
अपने महल के छत पर बैठा खाना खा रहा था। सामने ही वैद्य जी को बांधकर खड़ा किया हुआ था। मंत्री जी, तो तुमने इस मूर्ख को पकड़ ही लिया। क्या कहता है ये? महाराज, ये कहता है कि इसने आपके मेहमान को हवा भरने के लिए यमराज के यहाँ भेजा है। क्यों वैद्य जी, क्या ये सच बोल रहा है? हाँ हाँ महाराज, आप मुझे जाने दें, मैं आपको क्यों छोड़ूं? हमारे वैद्य जी भी तो यमराज को बुलाने गए हैं। वही हमारे मेहमान को भी ले आएंगे हवा भरकर, तब तुम्हें छोड़ देंगे। मंत्री जी, इन्हें कुछ खिला पिला दो। राजा का इतना ही कहना था कि उसके सामने रखे शोरबे की प्लेट में कोई चीज गिरी। थोड़ी ही देर में महाराज बोले, अरे यह तो हमारा मेहमान है। मंत्री जी, यमराज के पास से हमारा मेहमान वापस आ गया। मंत्री जी, यमराज इतना कंजूस है कि हवा भर कर इसे भूखा ही भेज दिया, तभी तो यह सीधे शोरबे की प्लेट में गिरा। रसोइये, हमारे मेहमान को शोरबे में तब तक पड़ा रहने दो जब तक इसका पेट ना भर जाए। और मंत्री जी, वैद्य जी को छोड़ दो। इन्होंने हमसे झूठ नहीं बोला था। वहाँ से छूटकर वैद्य जी ऐसे भागा कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मूर्खों से धन तो ऐंठा जा सकता है, मगर उनके चिंगूल से छूटना मुश्किल होता है। धन्यवाद। उदयपुर राज्य के राजा उदयवीर अब वृद्ध हो चुके थे और बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र रघुवीर को बुलाया और कहा, प्रिय पुत्र रघुवीर, मेरे मृत्यु के बाद इस राज्य का राजकाज तुम्हें ही संभालना है। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। बेटा, यम के दूत मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और तुम मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो। मुझे अपने मृत्यु का कोई भय नहीं है। मैंने अपना जीवन बहुत ही आनंद में प्रजा की सेवा करते हुए गुजारा है। बस अंतिम समय में मैं तुमसे और प्रधानमंत्री वामदेव जी से बात करना चाहता हूँ। तुरंत ही प्रधानमंत्री वामदेव भी वहाँ पहुँच गए। तब महाराज ने प्रधानमंत्री वामदेव से कहा, वामदेव जी, आपको मैं एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। प्रधानमंत्री जी, मेरे बाद युवराज रघुवीर इस राज्य के महाराज बनेंगे। वादा कीजिए मेरे बाद आपकी छत्र छाया रघुवीर के ऊपर सदैव बनी रहेगी। मैं इस बात का वादा करता हूँ महाराज। अब राजा उदयवीर ने रघुवीर से कहा, रघुवीर, राजा बनने के पश्चात जो भी फैसले करो प्रधानमंत्री वामदेव जी से सलाह लेने के बाद ही करना। इन्हें पिता के समान ही मानना, कभी भी इनका निरादर ना करना। वामदेव जी बहुत ही बुद्धिमान व देशभक्त हैं। मेरे बाद पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी फैसलों के बारे में तुम्हें वामदेव जी से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लेना है। यह मेरा आदेश है। आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है पिताजी। और कुछ ही पलों के बाद राजा उदयवीर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। महाराज की मृत्यु के बाद राजा रघुवीर प्रधानमंत्री वामदेव से सलाह मशवरा कर सुचारू रूप से राजकाज का कार्य चलाने लगा। उदयपुर राज्य में ही माणिक दत्त नाम का एक सेठ रहता था। एक दिन उनसे मिलने के लिए उनका एक मित्र आया और बोला, मित्र माणिक दत्त, तुम्हारी पुत्री ऐश्वर्या तो बहुत ही रूपवती है। इसका विवाह तो तुम्हें किसी राजा महाराजा के साथ ही करना चाहिए। इच्छा तो मेरे मन में भी बार बार ऐसी ही उठती है मित्र, पर कोई राजा भला एक सेठ के बेटी के साथ ब्याह करने के लिए क्यों तैयार होगा? इस बारे में कोशिश करने में क्या हर्ज है? अपने महाराज भी विवाह योग्य हैं। उनके साथ ही ऐश्वर्या के विवाह की बात चलाकर देखो ना। ठीक है, मैं कल ही महाराज से इस विषय में बात करूंगा।
अगले दिन सेठ माणिक दत्त राजा से मिलने महल गए और बोले, महाराज, एक आशा लेकर आपके पास आया हूँ। महाराज बोले, बोलो सेठ माणिक दत्त जी, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, मेरी बेटी ऐश्वर्या विवाह योग्य हो गई है। वह अत्यंत ही सुशील और रूपवती है। मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह आपके साथ हो जाए। अच्छा, तो ये बात है। जी महाराज। कुछ पल सोचने के बाद राजा उदयवीर बोले, ठीक है सेठ जी, प्रधानमंत्री वामदेव जी को एक बार अपनी पुत्री दिखा दीजिए। मैं उनकी राय का आदर करता हूँ। अगर उन्हें आपकी पुत्री पसंद आ गई तो मैं सहर्ष आपकी पुत्री के साथ विवाह करने को तैयार हो जाऊंगा। जैसी महाराज की आज्ञा। और यह कहकर सेठ जी वापस लौट गए। अगले दिन ही राजा रघुवीर के कहने पर प्रधानमंत्री वामदेव सेठ माणिक दत्त की पुत्री ऐश्वर्या को देखने उनकी हवेली जा पहुँचे। वहाँ जब ऐश्वर्या उनसे मिली तो वे सोचने लगे, सेठ माणिक दत्त की पुत्री तो सौंदर्य में अप्सराओं को भी मात देती है। सेठ माणिक दत्त को लगा जैसे प्रधानमंत्री जी को महाराज के लिए ऐश्वर्या पसंद आ गई हो। प्रधानमंत्री वामदेव जी सोचने लगे, यदि ऐश्वर्या का विवाह राजा रघुवीर से हो गया तो ऐश्वर्या के रूप जाल में फंसकर राजा रघुवीर सब कुछ भूल बैठेंगे। ऐसा होने पर शासन में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी और तब शत्रु इस बात का नाजायज फायदा उठाने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में मुझे इस विवाह को नहीं होने देना है। फिर वे बोले, सेठ जी, मैं महल जाकर महाराज को अपने निर्णय से अवगत कराता हूँ। ठीक है प्रधानमंत्री जी। जब प्रधानमंत्री वामदेव जी राजमहल पहुँचे तो महाराज बोले, कहिए प्रधानमंत्री जी, सेठ माणिक दत्त की पुत्री आपको कैसे लगी? क्षमा करें महाराज, सेठ माणिक दत्त की कन्या आपके योग्य नहीं है। वह तो एकदम कुरूप है। राजा रघुवीर ने उसी समय एक दूत को पत्र देकर सेठ माणिक दत्त के पास भेजा और उस पत्र पर लिखा था, सेठ माणिक दत्त, हमें खेद है कि हम तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह नहीं कर पाएंगे। जब सेठ माणिक दत्त ने वह पत्र पढ़ा तो उसे बहुत दुख हुआ और वे सोचने लगा, आखिर क्यों महाराज ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया? प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कौन सी कमी देखी ऐश्वर्या में? राजा रघुवीर की ओर से निराश होकर एक दिन सेठ माणिक दत्त ने उदयपुर के सेनापति सुरसेन को ऐश्वर्या दिखाई और सुरसेन को ऐश्वर्या पसंद आ गई और वह उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सेनापति ने अपने विवाह पर राजा उदयवीर को आमंत्रित किया और महाराज उनके विवाह पर पधारे। शुभ मुहूर्त में सेनापति सुरसेन के साथ ऐश्वर्या का विवाह हो गया। राजा सोचने लगे, सेनापति सुरसेन में ऐसी कौन सी कमी थी जो सेठ की कुरूप पुत्री के साथ विवाह करने को वे तैयार हो गए। सेठ माणिक दत्त बोले, भगवान का शुक्र है ऐश्वर्या इस देश के राजा की पत्नी ना बन सकी, पर इस देश के सेनापति की पत्नी तो बन ही गई। यही क्या कोई कम बड़ी बात है? विवाह के समय दिए गए भोज में जब राजा रघुवीर ने ऐश्वर्या को देखा तो उन्होंने सेठ जी से पूछा, क्या यही आपकी पुत्री है? जी महाराज, पर हमें तो बताया गया था कि तुम्हारी पुत्री कुरूप है। क्या वे कुरूप कोई दूसरी पुत्री है? नहीं महाराज, मेरी तो बस यही एक बेटी है। मैंने इसी के लिए आपसे विनय किया था। राजा बहुत ही बुझे मन से महल वापस लौट गए और सोचने लगे, प्रधानमंत्री जी को इस बात की सजा देकर ही रहूंगा। उनके झूठ के कारण ही मैं ऐश्वर्या को ना पा सका। नहीं रघुवीर, यह गलत होगा। तू अपने पिता को वचन दे चुका है कि प्रधानमंत्री वामदेव को तू अपने पिता के समान मानेगा और कभी भी उनका निरादर नहीं करेगा। वामदेव जी अनुभवी व्यक्ति हैं।
ऐश्वर्या के बारे में उन्होंने जो भी मुझे बताया था, अवश्य ही उसमें कुछ सार होगा, कुछ राज होगा। इसी तरह दिन बीतने लगे, पर राजा रघुवीर के मन से ऐश्वर्या ना निकल सकी। वे सोचने लगे, काश ऐश्वर्या से हमारा विवाह हो पाता। उधर सेनापति सुरसेन अपने ससुर से कहते हैं, पिताजी समझ में नहीं आता महाराज इन दिनों परेशान क्यों हैं? दरबार में भी उनके चेहरे पर उदासी छाई रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? महाराज की उदासी का कारण मैं जानता हूँ बेटा सुरसेन। आप जानते हैं? हाँ बेटा, उनकी उदासी का कारण है तुम्हारी पत्नी ऐश्वर्या। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ बेटा जो सच है। ऐश्वर्या का तुमसे विवाह करने से पहले मैं ऐश्वर्या का प्रस्ताव महाराज के पास लेकर गया था। तब महाराज ने प्रधानमंत्री वामदेव को ऐश्वर्या को देखने मेरे यहाँ भेजा था। माणिक दत्त ने विस्तार पूर्वक सुरसेन को सारी बात बताई। माणिक दत्त बोले, पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी ने ऐश्वर्या को कुरूप बताया। फलस्वरूप महाराज ने ऐश्वर्या से विवाह करने से इनकार कर दिया। ओह, तो ये बात है। लेकिन विवाह भोज में जब उन्होंने ऐश्वर्या को देखा तो वे ऐश्वर्या का सौंदर्य देख ठगे से रह गए। मुझे यकीन नहीं, पक्का विश्वास है कि इन दिनों महाराज के मन में एक ही विचार बार बार उमड़ रहा है, और वह विचार यह है कि काश उनका विवाह ऐश्वर्या से हो पाता। ऐश्वर्या बेटी के अतुलित सौंदर्य ने उन पर प्रभाव डाला है। ओह, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। महाराज के कांधों पर पूरे राज्य का भार है। यदि वे इसी परेशानी में डूबे रहे तो पद से भटक सकते हैं। तब इस राज्य का क्या होगा? बेटा, होनी को कौन टाल सकता है? महाराज, वह इस राज्य के भाग्य में जो लिखा है वह तो हर हालत में होकर रहेगा। ऐसी बात नहीं है पिताजी, मैं उस होनी को बदल कर रहूंगा। अगले दिन ही सेनापति सुरसेन राजा रघुवीर से मिला और बोला, महाराज, मैं आपका अपराधी हूँ, लेकिन अनजाने में ही मुझसे ये भूल हुई है। सेनापति जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप और अपराधी? आपसे कौन सी भूल हो गई है? महाराज, मेरे ससुर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप इन दिनों ऐश्वर्या को लेकर परेशानी में डूबे हुए हैं। मैं आपकी वही परेशानी दूर करने आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, ऐश्वर्या आपको पसंद है। यदि आप चाहें तो अब भी उसे अपना सकते हैं। सेनापति जी, यह आप क्या बोल रहे हैं? महाराज, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। यदि देश का राजा दुखी रहेगा तो प्रजा सुखी कैसे रह सकती है? मैं यदि आपके लिए ऐश्वर्या की कुर्बानी कर सका तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। ओह, तुम्हारी बात ने तो हमें और ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। सेनापति जी, ठीक है, इस समय तुम जाओ। हम सोच विचार करने के पश्चात ही इस विषय में कोई निर्णय लेंगे। जो आज्ञा महाराज। सेनापति सुरसेन के जाने के पश्चात महाराज सोचने लगे, सेनापति ने ये कैसा प्रस्ताव हमारे सम्मुख रखा है? क्या ये उचित प्रस्ताव है? लाख सोचने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर उन्हें लगा कि हमें इस विषय में प्रधानमंत्री जी से सलाह करनी चाहिए। वे ही कोई उचित सलाह दे सकते हैं। राजा ने उसी समय जाकर प्रधानमंत्री वामदेव को सारी बात बताई। प्रधानमंत्री बोले, ओ, सेनापति जी ने आपके सम्मुख ऐसा प्रस्ताव रखा है। हाँ प्रधानमंत्री जी, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। सेनापति जी का प्रस्ताव माने या ना माने। महाराज, मैं आपको इस विषय पर तभी सलाह दे सकता हूँ जब आप उस पर अमल करने का वचन दें। मैं वचन देता हूँ। तो सुनिए, प्रधानमंत्री वामदेव
राजा रघुवीर को समझाने लगे। प्रधानमंत्री वामदेव की सलाह सुनने के पश्चात राजा बोले, ठीक है प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा। प्रधानमंत्री के पास से लौटकर राजा रघुवीर ने सेनापति सुरसेन के नाम एक पत्र लिखा और एक सैनिक को बुलाया, जिसे ये आदेश दिया कि इस पत्र को इसी समय सेनापति जी को दे आओ। दूत उसी समय वह पत्र सुरसेन के पास लेकर गया और सुरसेन ने पढ़ा। उसमें लिखा था, सेनापति सुरसेन, हमारा आदेश है कि तुम इसी समय उदयपुर छोड़कर चले जाओ। आज के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी फिर कभी उदयपुर में नजर न आए। सेठ माणिक दत्त को जब इस विषय में पता चला तो वे सोचने लगे, यह कैसा आदेश महाराज ने दे डाला। वे दौड़े दौड़े राजा रघुवीर के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सदा इस राज्य की सेवा की है। मेरी बेटी व दामाद को ऐसा दंड ना दीजिए। महाराज, देश से निकलकर मेरी बेटी दामाद कहाँ जाएंगे? तुम उसकी फिक्र ना करो सेठ माणिक दत्त, परंतु राज आज्ञा अब वापस नहीं होगी। फिर राजा रघुवीर प्रधानमंत्री जी से बोले, मैंने आपकी सलाह के अनुसार सेनापति सुरसेन को इतना कठोर दंड दे तो दिया है, पर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आपने सुरसेन के लिए इतने कठोर दंड का चुनाव क्यों किया। महाराज, आप परेशान ना हो, मैंने जो कुछ भी किया है आपके और राज्य के भले के लिए ही किया है। इधर जब उदयपुर से दूर सुरसेन और ऐश्वर्या एक वन में पहुँचे तो वहाँ कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और कहा, चुपचाप हमारे साथ चल पड़ो। इस समय सुरसेन के पास कोई हथियार ना थे और उन्होंने सैनिकों के साथ जाने में ही अपनी भलाई समझी और वे उनके साथ चल पड़े। उन्हें प्रीतम नगर के राजा के सामने पेश किया गया। राजा बोले, सुरसेन जी, हम तुम्हें प्रीतम नगर का सेनापति नियुक्त करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? सुरसेन जी, मुझे तुम्हारे राजा रघुवीर जी का पत्र मिला है। उन्हें पता था कि कुछ समय पहले ही हमारे सेनापति की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब से हमारे राज्य में सेनापति का पद खाली पड़ा हुआ है। राजा रघुवीर हमारे अभिन्न मित्र स्वर्गीय राजा उदयवीर के पुत्र हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं अपना सेनापति आपके पास भेज रहा हूँ। वे बहुत ही वीर है, उसे यहाँ का सेनापति बना लेना। राजा रघुवीर ने तुम्हारी खूब प्रशंसा भी की है सुरसेन जी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने राज्य का सेनापति बनाता हूँ। ओह, राजा रघुवीर का यह व्यवहार मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। तभी महाराज बोले, सेनापति सुरसेन जी, एक बात मेरी समझ में भी नहीं आई। जब पत्र में राजा रघुवीर ने तुम्हारी इतनी प्रशंसा की है तो उन्होंने अपने यहाँ से तुम्हें सेवा मुक्त कर हमारे पास क्यों भेज दिया? क्या वहाँ तुमसे कभी कोई भूल हो गई थी? महाराज, मैं आपको विस्तार से सारी बात बताता हूँ। सारी बात जानकर आप स्वयं निर्णय लेना कि क्या मुझसे कोई भूल हुई थी। सुरसेन ने सारी बात विस्तार पूर्वक राजा प्रीतम सेन को बताई। उसके बाद सुरसेन जी बोले, आप ही बताइए महाराज, क्या मैंने कोई भूल की थी? हाँ, भूल तो तुमसे वास्तव में हुई ही थी सुरसेन जी, पर महाराज रघुवीर जी ने तुम्हें यहाँ भेजकर निसंदेह अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। ऐसी बात नहीं है महाराज। उदयनगर के प्रधानमंत्री वामदेव जी अत्यंत ही अनुभवी एवं बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राजा रघुवीर उन्हीं से सलाह लेकर ही कोई निर्णय करते हैं। संभव है कि मेरे विषय में भी उन्होंने प्रधानमंत्री वामदेव जी से सलाह लेकर ही ऐसा निर्णय दिया होगा। अगर राजा रघुवीर के पास वामदेव जी जैसा योग्य व अनुभवी सलाहकार है तो उदयपुर हमेशा उन्नति की ओर ही अग्रसर होता रहेगा। ऐसे खुशहाल देश के राजा के साथ ही हमें अपनी बेटी वरुणा का
विवाह करना चाहिए। उन्होंने उसी समय एक दूत को पत्र देकर उदयपुर भेजा। दूत पत्र लेकर उदयपुर पहुंचा और उसने वह पत्र वामदेव जी को पहुंचाया। पत्र में लिखा था, प्रधानमंत्री वामदेव जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप कृपया शीघ्र ही हमसे आकर मिलें। प्रधानमंत्री वामदेव जी उसी दिन प्रीतम नगर रवाना हो गए। प्रीतम नगर पहुंचने पर वे महाराज से मिले और बोले, कहिए महाराज जी, आपने हमें कैसे याद किया? प्रधानमंत्री जी, हमें पता चला है कि आपकी सलाह पर ही राजा रघुवीर ने हमारे पास सेनापति सुरसेन को भेजा था और हम आपकी बुद्धिमानी और विद्वता से अत्यंत प्रभावित हुए हैं। इसीलिए अपनी बेटी का विवाह ऐसे राजा के साथ करने की इच्छा पाल बैठे हैं जिसके पास आप जैसा अनुभवी मंत्री है। ओह, तो यह बात है, पर आपने कैसे जाना कि मैं विद्वान हूँ? सुरसेन जी के बारे में आपने राजा रघुवीर को जो सलाह दी, उस सलाह के बारे में जानकर ही हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं। कुछ देर सोचने के बाद प्रधानमंत्री बोले, महाराज, यह ठीक है कि राजा रघुवीर मुझसे पूछकर ही कोई कार्य करते हैं, पर मेरा क्या है, बूढ़ा आदमी हूँ मैं, आज मरा कि कल मरा। मैं चाहता हूँ कि राजा रघुवीर को ऐसी सुयोग्य व बुद्धिमान जीवन संगिनी मिले जो मेरे बाद राजा रघुवीर को उचित सलाह दे सके। क्या आपकी पुत्री मेरी इस कसौटी पर खरी उतरेगी? प्रधानमंत्री जी, वरुणा मेरी बेटी है, उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा मैं स्वयं कैसे कर सकता हूँ? तो ठीक है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं वरुणा बेटी की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। तब प्रीतम सेन उन्हें वरुणा के पास ले गए और बोले, वामदेव जी, यही मेरी पुत्री वरुणा है। वामदेव जी बोले, बेटी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को सुनकर तुम्हें अपना निर्णय देना है। तब वामदेव ने राजा रघुवीर, सेठ माणिकदत्त, सेनापति सुरसेन, ऐश्वर्या और अपनी कहानी सुनाई। बेटी, तुम्हें यह बताना है कि मैंने राजा रघुवीर को ऐश्वर्या के विषय में झूठ बताया, फिर भी राजा रघुवीर ने मुझे कुछ भी क्यों नहीं कहा। सेनापति सुरसेन ने हमेशा राजा रघुवीर की सेवा की थी। वे अपनी पत्नी ऐश्वर्या को भी राजा रघुवीर के लिए छोड़ देने को तैयार हो गया था। फिर ऐसे सेनापति को राजा रघुवीर ने देश निकाला क्यों दिया? फिर बाद में सुरसेन को तुम्हारे राज्य में सेनापति का पद भी दिलवा दिया। यह दंड है या पुरस्कार? इसके विषय में बता सकती हो तो बताओ बेटी। प्रधानमंत्री जी, ये ठीक है कि आपने राजा रघुवीर से ऐश्वर्या के विषय में झूठ बोला हो, पर उस झूठ में भी उदयनगर की और उसकी प्रजा की भलाई ही निहित थी। वह कैसे? क्योंकि झूठ बोलते समय आप उदयनगर राज्य की भलाई के विषय में ही सोच रहे थे। दूसरी ओर सेनापति सुरसेन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को राजा रघुवीर को सौंपने की बात कहकर राजा रघुवीर और राज्य दोनों का अहित किया। राजा रघुवीर और आप जानते थे कि सेनापति सुरसेन स्वामी भक्त हैं, पर ऐश्वर्या को राजा रघुवीर को सौंपने की बात उन्होंने गलत की थी। यदि राजा रघुवीर राजा होकर दूसरों की स्त्रियां छीनने को तैयार हो जाते तो फिर उदयपुर की जनता भी समय आने पर वैसा ही करती। इसीलिए आपने राजा रघुवीर को ऐसी अनोखी सलाह दी। यदि सेनापति सुरसेन उदयपुर में ही रहता तो ऐश्वर्या की बात सदैव राजा रघुवीर के मन में रहती। इसीलिए आपकी सलाह पर राजा रघुवीर ने सुरसेन और ऐश्वर्या को देश निकाले का आदेश दिया। क्योंकि सेनापति सुरसेन ने जो कुछ भी किया था स्वामी भक्ति की भावना से ही किया था और वे देशभक्त भी था, इसलिए राजा रघुवीर ने
सुरसेन के लिए नौकरी की व्यवस्था भी हमारे राज्य में करवा दी। इस प्रकार सुरसेन को दंड व पुरस्कार दोनों साथ साथ ही मिले। बेटी, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। तुम मेरी कसौटी पर खरी उतरी हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजन, मैंने राजकुमारी वर्णा को अपने महाराज के लिए चुन लिया है। प्रधानमंत्री जी, ये फैसला करने से पहले आप एक सच्चाई और जान लें तो ठीक रहेगा। कैसी सच्चाई? बेटी वर्णा, अपने चेहरे से घूंघट हटा दो। जब राजकुमारी वर्णा ने चेहरे से घूंघट हटाया तो प्रधानमंत्री ने देखा कि उसका रंग सांवला था। प्रधानमंत्री जी, मेरी बेटी सांवली है, यही वह सच्चाई है। ओह, इसीलिए राजकुमारी वर्णा ने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। महाराज, यह ठीक है कि बेटी वर्णा का रंग सांवला है, पर बुद्धिमानी तो इसमें कूट कूट कर भरी है। यदि बुद्धिमानी के साथ साथ बेटी वर्णा रूपवती भी होती तो सोने में सुहागा होता, पर सिर्फ सांवलेपन के कारण मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। वर्णा बेटी के साथ ही महाराज रघुवीर का विवाह होगा। ये सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। प्रधानमंत्री जी उदयपुर वापस गए और उन्होंने रघुवीर जी को इस विषय के बारे में बताया। तब उचित मुहूर्त में राजा रघुवीर के साथ राजकुमारी वर्णा का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात राजा रघुवीर बोले, प्रधानमंत्री जी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरी पत्नी के रूप में आपने सांवली वर्णा का ही चुनाव क्यों किया? राजन, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, समय देगा। कुछ समय के पश्चात राजा रघुवीर बोले, प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी बुद्धिमानी का कायल हो गया हूँ। वर्णा के रूप में आपने मेरे लिए सही जीवन साथी का चुनाव किया था। वर्णा ने समय समय पर हमें ऐसे बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह दी है जिनसे राज्य का भला ही हुआ है। राजन, मुझे खुशी है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वामदेव और वर्णा से समय समय पर सलाह लेकर राजा रघुवीर ने उदयपुर को सुख समृद्धि और खुशहाली से भर दिया। धन्यवाद। जगदीश जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू गीता की बातों को सुनते जा रहे थे। लग रहा था कि किसी भी समय वो अपना धीरज खो बैठेंगे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। गीता थी कि बिना रुके बोलती ही जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 3-4 दिन से जगदीश जी के दांतों में कष्ट हो रहा था। दर्द से वे बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दांत को निकलवाने की सलाह दी थी, पर दर्द के कारण ये संभव ना था। अतः डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दी थी और कहा था कि जब दर्द खत्म हो जाएगी तभी दांत निकाला जाएगा। दांत दर्द की वजह से वे कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, इसलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। जगदीश जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया और अब बहू गीता जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी कि जब खाना ही नहीं होता तो पहले से ही बता दिया करो, कितना भी करो इनके नखरे नहीं खत्म होते। वो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी रोटी चबाने में असमर्थ हैं और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। जगदीश जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपने लंगोटिया दोस्त कैलाश नाथ जी के घर की ओर चल दिए। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपनी दिवंगत पत्नी की याद उन्हें आने लगी और सड़क के किनारे बने एक बेंच पर वे बैठ गए। अतीत ने तीव्रता के साथ उनकी यादों में प्रवेश किया। जगदीश जी सरकारी कार्यालय में सेवारत थे। उनके 3 बेटे थे, अनिल, सुनील और राजेश। तीनों ही पढ़ने में अच्छे थे।
उनकी पत्नी कांता एक कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती व स्वाभिमानी स्त्री थी, जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। मितव्यता क्या होती है ये जगदीश जी ने पत्नी से ही सीखा था। इसीलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार वो पत्नी के हाथ में सौंप देते थे और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर के मामलों में वे कभी भी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की जरूरत होती तो वे हरदम उसके साथ होते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था वो था मकान बनवाना। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। जगदीश जी ने ऑफिस से लोन लेकर कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पहले मकान एक मंजिल था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो जगदीश जी ने हिम्मत करके मकान की 2 मंजिलें और भी बनवा दी। उनके तीनों बेटों की शादी हो गई थी और तीनों बेटों के 2-2 बच्चे भी हो गए थे। और अब जगदीश जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहते थे। अनिल व सुनील दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते थे। रसोइयां सबकी अलग अलग थी। बस त्योहार वाले दिन सब एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाते थे। मुंह से तो कोई कुछ भी नहीं कहता था, पर राजेश की पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दोनों भाभियां बस हाथ हिलाने के लिए आ जाती हैं। उधर दोनों का कहना था कि भाई रसोई तो तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, पर ये बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थी, क्योंकि कांता जी खुद भी एक मेहनती महिला थी जो उम्र के इस दौर में भी चुस्त दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहना उनकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर बहुएं ही उन पर निर्भर थीं। जगदीश जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे कि अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में जो सपने मैं तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वो अब करूँगा। और पत्नी हल्के से मुस्कुराकर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी। पर जगदीश जी का ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया और एक दिन पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। जगदीश जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, पर होनी को कौन टाल सकता था। जिस पत्नी ने इतने यत्न से मकान की नींव बनाई थी, उसमें अब दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। हालात इतने बदल गए थे कि त्योहार के समय एक दूसरे को बधाई देने में भी सबको कष्ट होने लगा था। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। एक अकेले जगदीश जी ही रह गए थे जो सब कुछ समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगे थे। 2 दिन पहले ही वो जब अचानक घर में घुसे तो उन्हें बेटों और बहुओं की आवाज सुनाई दी। कौतूहलवश वे चुपचाप खड़े हो गए और उनके दुख का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने सुना कि तीनों बेटों ने उन्हें 2-2 महीनों के लिए बांट लिया है। छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो पिताजी की सेवा में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी थोड़ा आजाद रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा। तकलीफ तो सबको हो गई थी, पर कोई चारा ना था और अब जगदीश जी 3 हिस्सों में बट गए थे। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने कभी एक बेटे के पास, फिर दूसरे और फिर तीसरे के पास। मुसीबत तो तब आती थी
जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इलाज ये सोचकर नहीं कराया जाता था कि अब दूसरे बेटे के पास तो जाना ही है, वो ही इलाज करा देगा। आज जगदीश जी के सब्र का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा, कुछ गरम, कुछ नरम खाने को हो रहा था। उन्होंने अपनी मंझली बहू को हलवा बनाने के लिए कहा और अलका का जवाब था कि मैं अभी खाली नहीं हूँ। आपको और कुछ सूझता नहीं है? इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद मोना के पास जाओगे तो वहीं खा लेना। मैं किट्टी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और जगदीश जी के सब्र का पैमाना छलक गया। मोना उनकी छोटी बहू का नाम था। आज तक वे अपने बेटे बहुओं की सब जातियां बर्दाश्त करते रहे थे, पर आज तो हद हो गई। आंखें आंसुओं से भर गई और वे कैलाश जी के घर चल दिए। कैलाश जी उनके बचपन के मित्र थे। शिक्षा प्राप्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक दोनों साथ ही रहे। कैलाश नाथ जी थोड़े व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वे दिल से नहीं, दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रौब रखा करो। किस बात की तुम्हें कमी है? मकान अभी तुम्हारे नाम है। बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करें तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर जगदीश जी को ये बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए है तो ऐसा सोचना किस लिए। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय आ ही गया है। कैलाश नाथ जी से सलाह मशवरा करके जगदीश जी घर आकर पत्नी के तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए, जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हों। एक दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर आया और वो भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। उन्हें पता था कि उनके तीनों बेटे पत्नियों के साथ गर्मी की छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी ये ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। जगदीश जी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल रहा था। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही है कि किसी को सेवा ना करनी पड़े। वे तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं। सास ससुर उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती हैं, पर अपने कर्तव्यों की तरफ से आंखें मूंद लेती हैं। जगदीश जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर कैलाश नाथ जी के पुत्र का खास दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी व्यथा बताई, कुछ सलाह मशवरा किया, वो वापस आ गए। 20 दिन बाद जब बेटे बहुएं खुश होकर घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर सबकी त्योरियां चढ़ गई। छोटी बहू मोना बोलने लगी, हद हो गई लापरवाही की। पता था कि हम आज आ रहे हैं, पिताजी घर नहीं बैठ सकते थे। उसके गुस्से का कारण यह भी था कि अब 2 महीने पिताजी को उसके पास रहना था। काफी देर इंतजार करने के बाद अनिल व सुनील कैलाश नाथ जी के घर की ओर चल दिए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान 90 लाख में बेच दिया है और अब वे कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं। तीनों परिवारों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। उन्हें लग रहा था कि यह एक भद्दा मजाक है जो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में तीनों भाई उबल रहे थे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत लगभग 1 करोड़ की थी, तो पिताजी ने 10 लाख का घाटा क्यों उठाया? ये उन सब की समझ से बाहर था।
कोई चारा ना देखकर सब अपने अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास कैलाश नाथ जी का फोन आया और उन्होंने तीनों पुत्रों को अपने पास आने के लिए कहा कि कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का भी इंतजार सबको भारी पड़ रहा था। कैलाश नाथ जी के पास से जो सूचना उन्हें मिली उससे तीनों के जुबान पर ताला लग गया था। दिमाग जैसे कुंद हो गया। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया। कैलाश नाथ जी के अनुसार जगदीश जी हरिद्वार चले गए हैं और उन्होंने वहाँ पर एक घर ले लिया है और अब वे वहीं रहेंगे। ये समाचार पूरे परिवार पर एक भारी प्रहार था। बहुत अनुनय विनय करने पर कैलाश नाथ जी से वे पिताजी का पता प्राप्त कर सके और हरिद्वार की ओर उड़ चले। पिताजी का यह कदम उनके समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर पिताजी को देखकर एक और झटका लगा। पिताजी तो प्रसन्नचित और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहुओं को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और दीपक कहकर किसी को आवाज दी। आवाज सुनते ही 10-11 साल का एक लड़का उनके सामने आ खड़ा हुआ। सबने कौतूहल से उसको देखा। जगदीश जी ने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया और दीपक को 6 प्लेट गरम गरम हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच जगदीश जी सबसे बच्चों की कुशलता के बारे में जानते रहे। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन पहल करे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ पूछने की। इतने में दीपक एक ट्रे में 6 प्लेट हलवा लेकर आ गया और सबको एक एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को भी बोलते ना देखकर जगदीश जी ने कमान अपने हाथों में ले ली और बोलने लगे, तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी को ये क्या सनक सवार हो गई है, लेकिन कारण भी तुम लोग ही हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेली तनख्वाह से कितनी कुशलता से घर को चलाया, ये मुझे तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है। और आज मुझे ये कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि उसने अकेले तुम सभी को अपने प्यार से बांध रखा था, पर तुम 6 लोगों ने अपने एक बाप को ही कितने हिस्सों में बांट लिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वो भी नहीं हो पाया। पार्लर और किटी पार्टी में जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियां सबको भारी पड़ रही थी। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वही खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर इस बूढ़े के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं, ये तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं, तो बहुओं से मैं क्या उम्मीद रखूं? कहते कहते जगदीश जी का गला रूंध गया। तीनों बेटे बहुएं नजरें झुकाकर बैठे रहे। जगदीश जी ने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरा ये फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यह मैं जानता हूँ, पर इसके जिम्मेदार भी तुम लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है, 10 लाख के घाटे में बेचा है, पर मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। 5-5 लाख मैं अपने पोते पोतियों के नाम से फिक्स डिपॉजिट करा दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर उन्हें ही मिलेंगे। मैंने ये घर खरीद लिया है, 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, सभी सुविधाएं हैं, और जिसकी कमी थी वो मैंने जुटा ली हैं। मैंने इसके लिए आश्रम को 15 लाख रुपए दे दिए हैं।
मेरे मरने के बाद यह घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगा। अभी अभी जिस लड़के को तुमने देखा है वो एक अनाथ लड़का है जो अब मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, पढ़ता भी है और मेरी सेवा भी करता है। 2 लाख रुपए मैंने इसके नाम से भी जमा करा दिए हैं। बाकी जो बचा, कितना बचा उसका हिसाब तुम लगा लो। मैंने बैंक में जमा करा दिए हैं। बैंक से जो इंटरेस्ट आएगा और मेरी जो पेंशन मिलेगी उससे मेरा और दीपक का खर्चा आराम से चल जाएगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आजादी है, जैसे चाहो वैसे रहो। ये सब कहकर जगदीश जी चुप हो गए और कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। तीनों बेटे और बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी की इन बातों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया प्रकट करें। और सामने पड़ी हलवे की प्लेट को देखकर अलका सोच रही थी कि एक प्लेट हलवे की कितनी बड़ी कीमत सबको चुकानी पड़ गई है। धन्यवाद।